Hello, good morning to all of you. Today we will discuss effect of the substituent on acid strength of substituted aromatic acids. कि किसी भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट मतलब या तो इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंट होना और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का प्रेजेंट होना एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे इफेक्ट करता है। और आज का जो मेन टॉपिक है आपका वो मैं आपको पढ़ाऊँगा ऑर्थो इफेक्ट। और ऑर्थो इफेक्ट जो है, ऑर्थो इफेक्ट पढ़ने से पहले हमें ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए। तो चलो ऑर्थो इफेक्ट डिस्कस करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे सपोज कर लो, जैसे हमें पता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इसके ऊपर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस रिंग में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ करेगी, वो कम होगी। अब एक एग्जांपल लेके हम डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल हैं, जैसे एक ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड है। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल। और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप लगा है। पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप है। मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड और सिंपल बेंजोइक एसिड। अब हमने इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी हो तो हमें पता है कि ये बेंजोइक एसिड है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। हालांकि ये मेटा पोजीशन के ऊपर है लेकिन फिर भी रिंग के साथ अटैच है, तो इट मीन्स मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर देन बेंजोइक COH ग्रुप। उसके बाद यहाँ पर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन ये पोजीशन मेटा थी और यहाँ पर पोजीशन जो है वो आपकी पैरा है, तो इसका मतलब पैरा पोजीशन जो है वो आपका पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड मेटा से ज़्यादा होगा। इस केस में हम देख रहे हैं यहाँ ऑर्थो पोजीशन के ऊपर है और ये पैरा से ये ऑर्थो ज़्यादा है। अब ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप लगा है। हालांकि होता क्या है, इस ग्रुप में अगर मैं देखा जाए कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जब हम निकालने हो तो यहाँ पर ये -R इफेक्ट भी शो हो रहा है, -R इफेक्ट भी यहाँ पे शो हो रहा है और ये -I इफेक्ट भी है। यहाँ पर भी -R इफेक्ट है और -I इफेक्ट है। इस केस में मेटा पोजीशन के ऊपर रेजोनेंस तो नहीं होता है, क्योंकि जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किए थे तो ऑर्थो पैरा और ऑर्थो के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, तो मेटा के ऊपर आपका रेजोनेंस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर -I इफेक्ट तो शो है और यहाँ पर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो एक तो केस आपका ये हो गया। ये दो केस तो बिल्कुल सॉल्व हो गया कि यहाँ पर ग्रुप लगा है। इन दोनों में -R इफेक्ट यहाँ भी है, -I इफेक्ट यहाँ भी है, यहाँ भी -R इफेक्ट है, यहाँ भी -I इफेक्ट है। फिर ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड क्यों ज़्यादा एसिडिक शो कर रहा है, तो यही शो कर रहा है जो ऑर्थो ग्रुप के ऊपर बेटा ये NO2 ग्रुप लगा है, ये ऑर्थो इफेक्ट के कारण। ठीक है, अब मैं इसको डिस्कशन करेंगे हम कि कैसे नेगेटिव चार्ज हुआ, यहाँ रिपल्शन क्रिएट होती है जिसकी वजह से नाइट्रोबेंजोइक एसिड जो है आपका ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, इट इज़ मोर एसिडिक देन द पैरा मेटा एंड बेंजोइक एसिड्स। तो चलो डिस्कस करते हैं बेटा ये ऑर्थो इफेक्ट क्या है। ऑर्थो इफेक्ट को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है बेंजोइक एसिड आपका अलग अलग तरीके से। ये फर्स्ट केस है आपका,
ऑर्थोटॉलिक एसिड, CH3 ग्रुप है, OH एंड देन अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में हम देखें तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो बेंजोइक, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होगा, ये फिनाइल जो है ये खुद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का थोड़ा सा काम कर रहे हैं और यहाँ से ये जो H पॉजिटिव है, यहाँ से ये H पॉजिटिव निकलना आसान है, ईजी है, तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। यहाँ इस केस में भी हम मानेंगे कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो आपका यहाँ से ऐसे ज़्यादा है, लेकिन ये गलत होगा। होता क्या है, यहाँ पर ये जो ऑर्थोटॉलिक एसिड है आपका, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी। अब रीज़न क्या है, रीज़न ऑर्थो इफेक्ट के कारण। अब देखो यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, ये जो CH3 ग्रुप है इस ऑर्थो ग्रुप के ऊपर या तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, कोई भी ग्रुप इस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लगा हो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा ही होगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो आपकी इंक्रीज़ करेगी जितना गुड एसिडिक रिलीज़ करेगा, वो H पॉजिटिव जितना रिलीज़ करेगा तो वो बेस स्टेबल होगा और वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इस केस में क्या है, और ये जो हमें पता है CH3 है ये एक डोनर है जो नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करता है, और फिर भी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है, ये जो CH3 ग्रुप है आपका, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ है और जिसके कारण जो है वो इनके बीच में रिपल्शन होती है। जैसे ही ये रिपल्शन होगी तो ये जो बॉन्ड है आपका रोटेशन करते हैं, पाई बॉन्ड में रोटेशन करेंगे तो ये आपका रोटेट होगा। जैसे ही रोटेशन की जाएगी इनमें तो ये पाई बॉन्ड जो है वो आपका बाहर की साइड आएगा और रिंग के साथ जो है ये आपका रेजोनेंस बिल्कुल नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, क्या चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर मान लो मैं यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज करता हूँ, CH3, यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज हुआ, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ से, नेगेटिव चार्ज यहाँ से H रिलीज हुआ तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए। रोटेशन कैसी होगी, अब रोटेशन पॉसिबल होगी, ये दूसरी साइड में CH3 ग्रुप है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ ये नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली होगा। ये दोनों एक जैसे स्ट्रक्चर हैं तो इनमें चार्ज, ये जो चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन एटम के ऊपर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितना ज़्यादा चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। हालांकि इस ऑर्थो ग्रुप में ये जो CH3 ग्रुप लगाने से रिपल्शन और रोटेशन होने की वजह से यहाँ पर ये रेजोनेंस नहीं हो पाता है इस बेंजीन के साथ, और ऑक्सीजन एटम के ऊपर यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। हालांकि करना क्या था, इस CH3 ने डिस्टेबलाइज करना था लेकिन ये स्टेबलाइजेशन कर गया, स्टेबिलिटी कर गया, इसलिए ये जो आपका पैरा ऑर्थोटॉलिक एसिड है वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इस बेंजोइक एसिड के साथ, और इसी को हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। रिपल्शन की वजह से, जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि NO2 ग्रुप में है, यहाँ भी NO2 ग्रुप है और ये कारण ऑर्थो इफेक्ट के कारण है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो आपकी क्लीवेज थी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की किसी कार्बोनिक एसिड्स में। अब हम पढ़ेंगे क्लीवेज ऑफ, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट जब हम, या तो हम इसकी क्लीवेज जब करते हैं तो बेटा फॉर्मेशन होती है अलग अलग फंक्शनल डेरिवेटिव की। तो सबसे पहले हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन करेंगे। और हमें पता है एनहाइड्राइड का जो बेटा फार्मूला है वो आप लोगों को पता, RCO, ये एनहाइड्राइड है। अब इसकी फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, तो देखो जैसे एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड का मतलब है एनहाइड्रस,
एनहाइड्रस मतलब लैक ऑफ वाटर। तो देखो क्या होगा, लैक ऑफ वाटर का मीन्स कि जो हमारे पास ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेंगे वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे और वो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो एनहाइड्राइड की होगी। और हालांकि जैसे हम फॉर्मेशन करेंगे तो ये एग्जांपल लेके करते हैं हम, ये आपके हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COO प्लस CH3COO, ये O और ये H। अब क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ से H क्या बनेगा, यहाँ होगा किससे, अगर क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है तो ये रिएक्शन जो है वो आपकी डिहाइड्रिंग एजेंट से होगी। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं, जैसे मान लो P2O5 है, या फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 एक बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो क्या बना, ये बना आपका एथेनोइक एनहाइड्राइड CH3CO, यहाँ से वाटर निकला, ये O ऑक्सीजन इसके साथ हुआ और ये CO CH3, इसका नाम होगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये थी आपकी फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। नेक्स्ट आती है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अब एस्टर की फॉर्मेशन कैसे होती है, कई बार हमने रिएक्शन पढ़ी है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एस्टर फॉर्म करते हैं। एग्जांपल जैसे CH3COOH प्लस OH ये और आपका HOCH3 C2H5 मतलब इथाइल अल्कोहल कंसनट्रेटेड H2SO4 में, यहाँ से ये ब्रेक होगा और ये H2 बार होगा और आपकी फॉर्मेशन एस्टर की होगी CH3COO C2H5 प्लस H2O इथाइल एसीटेट। ठीक है, ये रिएक्शन तो हमने कई बार पढ़ी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड एंड दे फॉर्म एस्टर। अब आता है इसका मैकेनिज्म, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये फॉर्मेशन होती है। तो देखो ये जो मैकेनिज्म है एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद अल्कोहल इज ए न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये 3 स्टेप्स में आती है। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। कैसे प्रोटोनेशन करेगा कार्बोनिल ग्रुप, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इसमें क्या होगा, एसिड की प्रेजेंस में कार्बोनिल ग्रुप जो है, कार्बोनिल जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा और ये प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। फर्स्ट स्टेप में कैसे बनाएगा, OH एसिड की प्रेजेंस में नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से ये प्रोटोनेटेड करेगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा OH, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टेप सेकंड में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, पॉजिटिव चार्ज आया है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, अल्कोहल ऐड होगा बाई अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में। तो देखो जो आपका प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड था, जब इसको हम अल्कोहल के साथ, अल्कोहल क्या है HOR, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ प्रोटोनेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक होने के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो इसके ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज यहाँ पर चार्ज हैं, ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये फॉर्मेशन करेगा आपकी OH, यहाँ R है OH है आपका, और ये ऑक्सीजन यहाँ पर, ये अल्कोहल जो है वो इस तरीके से आपका यहाँ अटैच होगा।
इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट एक फॉर्मेशन और हुई। और सेकंड थर्ड स्टेप जो है इसमें वाटर मॉलिक्यूल और प्रोटोन का लॉस होगा। तो मतलब स्टेप 3 आता है आपका लॉस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड प्रोटोन, तब जाके आपकी एस्टर की फॉर्मेशन होगी। तो क्या था, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट था। तो यहाँ पर कैसे ट्रांसफ़र होगा, आपका जो प्रोटोन है ट्रांसफ़र होगा। पहले OH है, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये बना प्रोटोन ट्रांसफ़र, और ये बन गया आपका OH2। यार यहाँ पर ऑक्सीजन थे, ये बॉन्डिंग यहाँ फॉर्मेशन होगी और यहाँ से ये OH2 बाहर निकल जाएगा और H2 यहाँ से रिमूव हो गया और आपका प्रोडक्ट जो है वो आपका OH और ये OR बना। फिर यहाँ से फर्दर क्या होगा, H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, प्रोटोन यहाँ से निकल जाएगा और ये बनेगा RC≡O और ये दैट इज़, इसको हम बोलते हैं एस्टर। तो इस तरीके से एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो है वो आपकी होती है। और लास्ट आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट आती है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। कोई भी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड SOCl2 के साथ, PCl5 के साथ या PCl3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो आपकी फॉर्मेशन देखो कैसे बनती है। ये आपका RCOH प्लस SOCl2, इसको हम बोलते हैं थाइनाइल क्लोराइड फॉर्मेशन। यहाँ से क्या होगा, ये OH ग्रुप ये बाहर जाएगा और Cl ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। SO2 और प्लस HCl ये गैसेस की फॉर्म में बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और ये थाइनाइल क्लोराइड का मेथड जो है वो सबसे बढ़िया मेथड है, क्योंकि इसमें जो दो प्रोडक्ट बनते हैं SO2 HCl है, ये एस्केप हो जाते हैं और जो रिएक्शन मिक्सचर है वो आपका बिल्कुल प्योरीफिकेशन होता है। और नेक्स्ट अगर हम फॉर्मेशन ऑफ एमाइड करना चाहेंगे तो बेटा यहाँ पर थाइनाइल क्लोराइड की जगह पे हम NH3 ले लेंगे, अमोनियम सॉल्ट बनेगा और फिर एसिड अमाइड बन जाएगा। तो ये थी आपकी रिएक्शंस क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड की। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।